सो यूक्लिड ज्योमेट्री समझ आई या नहीं आई आपको? मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन कराया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, ठीक है? तो क्या वो सब बच्चों को समझ में आई? एक्सिम्स क्या है, पोस्टुलेट क्या है, सबको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक क्या करोगे, वापस से उस वीडियो को दोबारा से देखोगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। सो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑल्सो गिव रीजंस। तो आपको जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और साथ में उसका रीजन देना है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कह रहा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है। तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये है मेरे पास, क्या है, बोलो बोलो बोलो, फॉल्स। क्योंकि ये हम सबको पता है कि अगर सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है P, तो उससे कितनी लाइनें पास हो सकती है? इनफाइनाइट। कितनी लाइनें पास हो सकती है? इनफाइनाइट। और ये बहुत बार आ चुका है, कई चैप्टर्स में आ चुका है क्या, कि अगर कोई एक पॉइंट आपको दे रखा है उससे कितनी लाइनें पास करा सकते हो? इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, ठीक है? चलिए सेकंड देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर आपको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ है एक यहाँ है, P और Q, तो वो कह रहा है इससे आप इनफाइनाइट मैनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो। देखना भाई, इससे इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पास हो सकती है। तो एक तो ये हो गई, सेकंड अगर लाओगे तो आप यहाँ से घुमा के लाओगे, थर्ड लाओगे तो यहाँ से घुमा के लाओगे, है ना? तो ऐसे तो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है। अरे भाई सुनो, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो क्या ये एक लाइन है? नहीं। क्यों? क्यों? ये तो कर्व शेप में आ गई। लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। तो आप 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और जहां पर पोस्टुलेट 1 है, एक बार अपनी बुक को देखना, जहां पर पोस्टुलेट 1 डिफाइन कर रखा है उसके जस्ट नीचे एक एक्सिम दे रखी है और उसमें क्या बता रखा है? उसमें बता रखा है कि अगर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो उससे सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। तो कौन सी एक्सिम है? जल्दी से बताओ। वो एक्सिम है मेरे पास एक्सिम 5.1 और ये उसका क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन ही है, क्योंकि उसमें क्या बोल रखा है कि सिर्फ 2 पॉइंट से एक लाइन यानी यूनिक लाइन पास हो सकती है। और यहाँ क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है किसकी? एक्सिम 5.1, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन, मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटेड लाइन है वो किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट को। तो ये एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास, ठीक है, PQ। अब क्या करें, इसको बोथ साइड इनडेफिनेटली आप क्या करा सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये लो, कर दो जितना भी मन चाहे। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट है और आप इसको दोनों साइड इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है? और ये भी अगर आपको पता हो तो हमने कहीं पढ़ा था, एक्सिम में पढ़ा था या पोस्टुलेट में? फटाफट से बताओ। ये हमने पढ़ा था पोस्टुलेट में। पोस्टुलेट कौन सा पोस्टुलेट था? सेकंड। क्या था? ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। थोड़ा सा एक बार एक्सिम्स और पोस्टुलेट को ध्यान रखो, क्योंकि बार बार कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको एक्सिम्स और पोस्टुलेट क्या क्या है वो बताने हैं। नेक्स्ट देखो, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कह रहा है 2 सर्कल इक्वल है तो उसकी जो रेडियाई क्या होती है? रेडियस तो हमने पढ़ा था, भी रेडियाई क्या आ गई? रेडियस का ही प्लूरल है रेडियाई। रेडियस का क्या है? प्लूरल है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल रेडियस की एक सर्कल की बात करती और उसकी एक रेडियस की बात करती तो वो रेडियस होता। यहाँ पर 2 सर्कल्स की बात हो रही है तो वो क्या हो गई? रेडियाई। क्या करें? 2 सर्कल्स आर इक्वल। बट 2 सर्कल इक्वल कब होंगे? ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल भी कब इक्वल होगा? ये तब इक्वल होगा जब इन दोनों का जो एरिया है, एरिया इक्वल होगा। इक्वल एरिया होगा तभी तो दोनों के सर्कल इक्वल होंगे। और अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसे हैं? कोइंसाइड, है ना? तो ये कैसे कोइंसाइड? आपने एक थ्योरम पढ़ी, सॉरी थ्योरम नहीं, एक्सिम पढ़ी थी। ध्यान से देखो क्या एक्सिम थी? वो एक्सिम थी हमारे पास, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कि थिंग्स जो एक दूसरे के कोइंसाइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल भी होती है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है? इक्वल। इसका मतलब, तो रीजन क्या है? इसका मतलब हो जाएगा इफ, जो हमें इसका रीजन लिखना है, इफ रीजन बाउंडेड बाय
सर्कल, जो एक सर्कल का जो एरिया है, जो रीजन है, रीजन क्या होता है, क्षेत्र होता है ना। इफ ए सर्कल, इफ रीजन बाउंडेड बाय ए सर्कल इज इक्वल टू अदर सर्कल, दूसरे सर्कल के इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं, इट फाउंड दैट, भाई कि हमें क्या मिलेगा यहाँ से, इट फाउंड दैट, या बोल सकते हैं इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, सर्कल्स आर कोइंसाइड। और अगर सर्कल्स कोइंसाइड है तो इसका मतलब उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल, क्योंकि वो तो सेम ही हो गए, राइट। तो ये था पार्ट 4। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। इन फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, देखो इधर, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। कुछ याद आया? मुझे तो कुछ याद आया, आपको आया या नहीं फटाफट से बताओ। ये भी हमने एक एग्जाम की थी, कौन सी एग्जाम थी, जल्दी से बताओ। कि अगर थिंग्स, कुछ याद आया क्या, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर, और मैंने वहां पे इस टाइप का ही कुछ आपको एग्जाम्पल दिया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू, थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, या बोल सकते हो वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, सेम चीज के अगर कोई चीजें इक्वल है, सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर। ये एग्जाम पढ़ी थी हमने, क्या थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। अब यहाँ पर ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल होगा एक्स वाई का। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फटाफट से रीड करो। और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 तो खुद से ही कर लेना चाहिए, राइट, क्योंकि ये चीज़ें आप जूनियर क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हो और बार बार आपको डेफिनेशंस लिखवाई जाती हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो क्या कह रहा है कि आपको डेफिनेशंस देनी है, जो आपको नीचे टर्म्स दे रखे। टर्म्स क्या क्या हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। और कह रहे हैं इससे पहले अगर आपको जरूरत है कुछ और डेफिनेशंस देने की तो आप वो भी दो, उन टर्म्स की भी। तो देखो इससे पहले क्या दे सकते हो, लाइन सेगमेंट है, आप लाइन की बता सकते हो, आप रे बता सकते हो, आप सर्कल की डेफिनेशन दे सकते हो, एंगल की दे सकते हो, पॉइंट की दे सकते हो। तो आप ऐसा तो आप इनडेफिनेट बोल सकते हो, ठीक है, इनडेफिनेट तो नहीं, काउंटेबल ही होंगी, बट हाँ आप बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। और वो डेफिनेशंस मैंने आपको कुछ करा भी दी थी स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको समझाया था, तो पॉइंट की कराई थी, रे, लाइन, ये आप जूनियर क्लास में 7th में शुरू हो जाती है, इवन 6th में आप इन सारी डेफिनेशंस को देख लेते हो, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, आई होप सबको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है। चलिए फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी होती है ना, कैसी होती है, ऐसी, जिनके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, सेम। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसकी ये और ये क्या कहीं पर मीट करेंगी, वो क्या कहीं पर जो ये वाली साइड है और ये वाली जो लाइन जा रही है आगे, क्या ये मीट करेगी, नहीं। यहाँ पर तो एक कट ही हो गई, लेकिन अगर ये आगे जाएगी तो कभी भी मीट नहीं करेगी, क्योंकि इसका और इसका जो डिस्टेंस है हर जगह वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, टू लाइंस, सीधी लाइनें होती है ना, टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ ए प्लेन are said to be parallel lines if they do not intersect each other at any point,
समझ आया कुछ? क्या कह रहा है? टू स्ट्रेट लाइन ऑफ ए प्लेन आर सेट टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उनको पैरेलल जब बोलेंगे कि वो कितना ही उनको आगे बढ़ाओ, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। अब सेकंड बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। अब परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख देते हैं ना, तो परपेंडिकुलर लाइंस शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं फटाफट से समझा रही हूँ, ये चीजें आपको ऑलरेडी आता है, सबको आता है। ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है भाई? ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मैंने डाली तो ये लाइनें तो आपस में क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस। और अगर सिर्फ इसकी बात करें जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो रहा है तो ये कहेंगे कि ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना कि ये एक लाइन दे रखी है AB, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ 90 डिग्री कर दिया, ये इसके ऊपर क्या आ गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो गई? टू स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस इफ दे मेक 90 डिग्री एंगल, इफ दे मेक ए राइट एंगल। ठीक है, अगर वो जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर एक राइट एंगल बना रही है, इसका मतलब वो कैसी है? परपेंडिकुलर लाइंस है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट तो सबको पता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट भाई, लाइन सेगमेंट हम बोलेंगे कि एक टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं। ए लाइन, ठीक है, आप बोल सकते हो ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। जिसके टू एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट, जिसका वन एंड पॉइंट है रे, और जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, वो प्रोड्यूस होती है दोनों साइड, वो क्या होती है? लाइन, जिसको इनडेफिनेटली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लाइन। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? देखो भाई, ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, तो ये रेडियस क्या हुआ? ये रेडियस हुई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन सर्कल फ्रॉम सेंटर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन सर्कल फ्रॉम सेंटर, सेंटर से किसी भी एक पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगी? रेडियस होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात कर रहा है स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल, क्या अगर ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ध्यान से देखना, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसके फोर साइड्स इक्वल है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड all angles are 90 degree, then we can say that this quadrilateral is a square। ठीक है, तो ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसलिए मैंने इनको आपको सिर्फ समझा दिया और आप इजीली इनको राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए पॉइंट C lie between two points A and B, कह रहा है इफ ए पॉइंट C, एक पॉइंट है C जो लाई कर रहा है A lies between टू पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इक्वल्स टू BC। अब इसमें दे रखा है कि जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में है, क्या दे रखा है? AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB एंड एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। आपको फिगर ड्रॉ करके तब बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट C है, सो हियर पॉइंट C इज बिटवीन A एंड B, A और B के बिल्कुल कहाँ है? बीच में है, ठीक है, बिटवीन A एंड B। क्या कह रहा है? सच दैट, सो अगर बीच में है तो भाई AC इक्वल्स टू BC आएगा, AC इक्वल्स टू BC आएगा। आप देखो अगर मैं ये कहूँ AC इक्वल्स टू BC है, AC इक्वल्स टू BC। अब अगर आपको एक्सिम याद हो, तो किस में कहा था? AC BC दोनों ही किसके ऊपर कोइंसाइड है? AB के ऊपर है। कोइंसाइड का मतलब उसके ऊपर होना, AC और BC दोनों ही इस AB के ऊपर कोइंसाइड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर ही कोइंसाइड है, या फिर हम कह सकते हैं सेम टर्म्स अगर मैं ऐड करूँ, सेम थिंग में सेम, देखो भाई ये सेम थिंग ही तो है, हमने अलग से भी पढ़ा था एक्सिम कि सेम थिंग में अगर सेम थिंग ऐड कर
रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। AC BC के इक्वल है। अब मैंने सेम थिंग ऐड की है ना, ऐड कर दी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2AC आ जाएगा और BC प्लस AC ये क्या होता है, AB होगा। BC प्लस AC क्या होगा, AB। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, क्या ये लिख सकती हूँ मैं। और मुझे प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। दोबारा से देखो क्या कह रहा है, A और B 2 पॉइंट्स हैं एक लाइन के, ठीक है, C उनका क्या है, मिड पॉइंट। अगर C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल होगा BC के, क्लियर, AC BC के इक्वल होगा। अब मैंने क्या किया, क्योंकि AC और BC दोनों ही लाई कर रहे हैं AB के ऊपर, दोनों ही कोइंसाइड है, भाई एक ही लाइन के ऊपर है, और सेकंड दोनों इक्वल है, तो मैंने सेम थिंग दोनों में ऐड कर दी, AC प्लस AC दोनों साइड। तो AC प्लस AC तो 2AC बन गया, और BC प्लस AC क्या हो गया, AB। 2 को इस साइड ले आई तो क्या हो गया, हाफ ऑफ AB। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं पर देखिए, कह रहे हैं इफ इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कह रहा है कि जो ये फिगर है ना, वापस से बना रही हूँ, देखो ABC, कह रहा है ये इसके अंदर इसका मिड पॉइंट दे रखा है। तो वो कह रहा है कि ये बताओ, प्रूव करो कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि दोनों में क्या होगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर देंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है। और यहाँ से हमें ये भी पता है, जब ये क्वेश्चन सोल्व किया तो इसका मतलब AC किसके इक्वल आएगी, हाफ ऑफ AB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ C is the midpoint of AB, then क्या होगा भाई, AC इक्वल होगा हाफ ऑफ AB के, ठीक है। ये मैंने सिर्फ 4th क्वेश्चन से लिया है, बाकी 4th क्वेश्चन से कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये रिजल्ट आया था तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। क्या, इफ C is the midpoint of AB, then AC equals to half of AB। अब if possible let D be another midpoint of AB। क्या करेंगे भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट, तो सिर्फ एक ही होता है या 2-3 होते हैं, नहीं ना, सिर्फ मिड पॉइंट किसी भी लाइन का एक होता है। तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि भाई अगर पॉसिबल है ना, तो हमने एक और मिड पॉइंट ले लिया, और वो मिड पॉइंट कौन सा ले लिया, D ले लिया। अब मैंने मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर एक D, ठीक है, थोड़ा और पास देख लो, यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट D। इफ पॉसिबल लेट D बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D इसका मिड पॉइंट है तो जो हमारे पास ये आया था, सॉल्यूशन इसका आया था, तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकती हूँ, AD जो है वो हाफ ऑफ AB होगा। ऑब्वियसली लिख सकते हैं भाई, ये लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसका मिड पॉइंट था तो हमने लिखा था कि ये AB का हाफ है, तो अगर D भी इसका मिड पॉइंट है तो AD भी क्या होगी, हाफ ऑफ AB होगी। सो इसको इक्वेशन दे दिया फर्स्ट और इसको इक्वेशन दे दिया हमने सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला भाई, यहाँ से भी हाफ ऑफ AB है, ये भी, अगर ये इनका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे AC इक्वल्स टू AD। इसका मतलब AC और AD इक्वल हैं, उनका डिस्टेंस इक्वल है। AC और AD का डिस्टेंस इक्वल कहाँ है, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने जो लेट किया था वो सेम इसी पॉइंट पर लेट करते, तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से लेते हैं ना, तो मैंने थोड़ा साइड में लिया था, लेकिन हमारे पास प्रूव होकर क्या आया कि AC AD के इक्वल है। अब एक चीज देखो, अगर AC AD के इक्वल है, इसका मतलब कि जो D पॉइंट है वो C और D दोनों एक ही पॉइंट है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। सो इसका मतलब हुआ C एंड D कोइंसाइड, कि दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर, या मतलब दोनों कोइंसाइड है, दोनों सेम ही है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, क्या पूछा था उसने कि यहाँ पर सिर्फ एक यूनिक पॉइंट होगा, क्या था, देन प्रूव दैट every line segment has one and only one, thus every line segment has one and only one midpoint।
समझ आया भाई सबको? एक बार दोबारा से देखो, एक लाइन दे रखी है ए बी, उसका एक मिड पॉइंट था सी, फोर्थ क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दे रखा था। अगर वो उसका मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि ए सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी। अब प्रूव करना था कि सिर्फ इसमें एक ही मिड पॉइंट होता है, तो मैंने क्या लिया, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक और पॉइंट ले लिया, एक और मिड पॉइंट ले लिया। अगर हम कोई भी मिड पॉइंट लेंगे तो उसका मतलब भी क्या होगा कि अगर डी पॉइंट लिया तो ए डी इक्वल्स हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी के। अगर ये भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, ये भी, इसका मतलब इनका लेफ्ट भी इक्वल होगा। अगर लेफ्ट इक्वल है तो इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू ए डी, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब हुआ सी और डी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। ठीक है, और अगर कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो एक ही नंबर है, एक ही पॉइंट है सी और डी। दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर दिस इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल है तो प्रूव करो ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो देखिए भाई गिवन क्या है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर है हमारे पास ये, इसमें दे रखा है ए डी बी सी। ठीक है, और प्रूव करना, गिवन है हमें, गिवन दैट ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, लिख लेते हैं एक बार यहीं पे, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी है, मैं यहाँ पे ये बोलूँ हियर ए सी है क्या, बताओ भाई ए सी क्या है। ये बात कर रहे हैं सिर्फ ए सी की, तो ए सी ए बी प्लस बी सी तो है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ ए सी है मेरे पास, ए बी प्लस बी सी, राइट। अगर बात करूँ बी डी की, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो मैं बात करूँ अगर बी डी की, तो बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी है। बी डी क्या है मेरे पास, बी सी प्लस सी डी, ये है बी सी प्लस सी डी। क्या ये कुछ समझ आया आपको? देखो उसने बोला था ए सी इक्वल है बी डी के, तो मैंने क्या किया, पहले ए सी की वैल्यू ये है, तो ए सी का मतलब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ओके, मैंने लिख दिया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कह रहा है बी डी, बी डी ये है, इसका मतलब ये क्या है, बी सी प्लस सी डी, तो इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। अब वो तो कह रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट लिख दो, चलो ये सेकंड हो गई और ये थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल रही है, दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड अगर इनका इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल है बी सी प्लस सी डी के। ठीक है, इक्वल है। अब देखो एक चीज, अगर ये इक्वल है, दोनों साइड बी सी है, बी सी से बी सी कैंसिल, या फिर ये बोलेंगे ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्या बचा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। कुछ समझ आया, कुछ समझ आया? देखिए दोबारा से, ए सी इक्वल्स टू बी डी हमें दे रखा था, ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें प्रूव करना था, तो क्या क्या, ये ए सी है तो मैंने इसको लिखा ए बी प्लस बी सी। अब ये बी डी है, मैंने इसको लिखा बी सी प्लस सी डी। ये गिवन था कि ये दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इनका राइट भी तो इक्वल होगा, राइट इक्वल कर दिया। इसका मतलब जो ये दोनों नंबर्स है सेम है, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, या फिर यहीं से इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom consider a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. देखो क्या कह रहा है, axiom 5 की बात कर रहा है, ठीक है, axiom 5 की बात कर रहा है कि उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला गया, और यहाँ पर कह रहा है कि वहां पे फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा, वो क्या बात कर रहा है, वो फिफ्थ एक्सिम की बात कर रहा है। ठीक है, आप देखो, आपको अगर ध्यान हो फिफ्थ एक्सिम क्या थी, फिफ्थ एक्सिम थी मेरे पास कि अगर जो ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर पार्ट जो होगा वो उसके किसी भी पार्ट से, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सिम फिफ्थ क्या थी, पहले ये देखो, एक्सिम फिफ्थ थी द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट,
द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल है वो किसी भी पार्ट से ग्रेटर होगा। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो कह रहे हैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला गया भाई? इसलिए बोला गया क्योंकि इसका एविडेंट तो हमारे पास है। किसी भी चीज को देख लो, आप एप्पल की बात करो या फिर कोई भी एक फुल बुक की बात कर लो, ठीक है, बुक का कोई एक पेज को अगर मैं अलग करूंगी तो वो एक पेज क्या हो जाएगा, उसका एक पार्ट है, तो उस पार्ट से तो वो बड़ी बुक तो पूरी हो गई, तो वो ग्रेटर है। और वो पेज क्या हो गया, उसका सिंगल। कई बार पिन पेज निकालते हैं हम, तो पिन पेज क्या हो गया, उसका एक पार्ट हो गया। और बुक वोल है, तो वोल तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज एनीथिंग is greater than its part, उसके पार्ट से हमेशा वो क्या होगी, ग्रेटर ही होगी किसी भी पार्ट से, ठीक है। सो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना सब। एंड सेकेंड कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसका मतलब है ये तो पता चले कि हाँ हमारे यूट्यूब की फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, राइट। तो ये पता चलता है कि हाँ कितने बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं रेगुलरली। सो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली कितनी बड़ी है, राइट। तो आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।